और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। राजस्थान सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आज जयपुर पहुंचे। इस दौरान पीएम ने 46,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान सरकार आने वाले समय में सैकड़ों किसानों के खेतों में सोलर पैनल लगाने का काम करेगी। वहीं पीएम ने राजस्थान को रोड, रेल और हवाई सेवाओं को आपस में कनेक्ट करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दिसानायके ने पीएम मोदी को यकीन दिलाया कि वो अपने देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार भारत दौरे पर आए दिसानायके ने कहा कि श्रीलंका भारत की मदद से आगे बढ़ेगा और पड़ोसी देश को वे अपना समर्थन देते रहेंगे। साथ ही उन्होंने श्रीलंका के आर्थिक संकट के दौरान भारत की मदद पर भी आभार जताया। बता दें कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने बिहार में बोधगया महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन भी किए। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सीएम ने अपना संबोधन दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और दुनिया के सामने बेरोजगारी बड़ी चुनौती है। वहीं सांसद प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि कांग्रेस की नेता संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही हैं, जबकि सरकार यूपी के युवाओं को इजराइल में नौकरी दे रही है। प्रदेश के 5,600 से अधिक युवा इजराइल गए हैं, जहां उन्हें 1.5 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है। महाराष्ट्र विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए नागपुर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने आज सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे, अनिल परब और वरुण सरदेसाई भी मौजूद रहे। इससे पहले नागपुर पहुंचने के साथ ही उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार पर तंज कसा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य सरकार से एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक लागू करने से पहले पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया की मांग की। साथ ही कहा कि चुनाव आयुक्तों का चयन भी चुनाव के माध्यम से होना चाहिए। वहीं ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना पर भी सवाल उठाए। संभल में 46 साल बाद खुले शिव मंदिर के पास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। खास बात यह है कि लोग खुद भी अतिक्रमण हटा रहे हैं। आज शिव हनुमान मंदिर के पास एक घर के मालिक ने खुद ही अवैध छज्जे को तोड़ दिया। वहीं संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए फोर्स के साथ अधिकारी पहुंचे। बता दें कि 14 दिसंबर को जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान मंदिर का पता चला था, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। मेरठ में बड़े उद्योगपति और बीजेपी नेताओं के घर आयकर की टीम ने छापेमारी की है। टीपी नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह आयकर विभाग की टीम विश्वकर्मा बिल्डर्स के यहां पहुंची। टीम ने विश्वकर्मा बिल्डर्स के तीनों पार्टनर्स कमल ठाकुर, प्रदीप गुप्ता और पिंकी और संजय जैन के यहां छापा मारा, जिससे शहर भर में हड़कंप मच गया। आयकर की टीम ने मेरठ मॉल, न्यू शंभूनगर सहित 3 अन्य ठिकानों पर जांच शुरू की। छापेमारी की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक बिल्डर के मकान में पहुंच गए और हंगामा कर दिया। कुछ समर्थकों ने मकान के भीतर कूदकर दाखिल होने की कोशिश भी की, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस फोर्स की वजह से उन्हें बाहर ही रोक लिया गया। केंद्र सरकार 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो रहे महाकुंभ में शामिल होने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए नए विकल्प पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे महाकुंभ से लौटने वाले जनरल कोच के यात्रियों के लिए टिकट खरीदने की अनिवार्यता खत्म की जा सकती है। इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल महाकुंभ के 45 दिनों में देश भर से करीब 45 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान है। रेलवे का आकलन है कि कुंभ के दिनों का औसत निकालें तो रोज 5 लाख से ज्यादा यात्री सामान्य श्रेणी के कोच में सफर करेंगे। इतने ज्यादा यात्रियों को एक दिन में टिकट उपलब्ध कराने के लिए जरूरी संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती होगी। इसलिए जनरल टिकट खरीदने की अनिवार्यता को खत्म किया जा सकता है। अंबुजा सीमेंट्स के बोर्ड ने सांगी इंडस्ट्रीज और पन्ना सीमेंट के विलय को मंजूरी दे दी। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में अंबुजा सीमेंट्स ने बताया कि सांगी इंडस्ट्रीज के हर 100 शेयरों के बदले अंबुजा सीमेंट्स के 12 शेयर मिलेंगे।
अंबुजा सीमेंट्स ने पिछले साल 5,185 करोड़ रुपए में सांगे इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था। अदानी ग्रुप के सीमेंट बिजनेस के सीईओ अजय कपूर ने कहा कि इस विलय से कंपनी अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल होगी। आईटीसी ने बताया है कि होटल कारोबार का डीमर्जर 1 जनवरी से प्रभावी होगा। अक्टूबर में ही कंपनी को एनसीएलटी से आईटीसी और आईटीसी होटल्स के डीमर्जर की मंजूरी मिली थी। इस डीमर्जर के लिए शेयर होल्डर्स से जून में मंजूरी मिली थी। मई में सीसीआई ने इस डीमर्जर प्लान को मंजूरी दी थी। आईटीसी ने कहा कि उसका होटल कारोबार अब परिपक्व हो चुका है और कंपनी अब अलग इकाई के तौर पर ग्रोथ के लिए तैयार है। कंपनी ने अगस्त 2023 में अपने होटल कारोबार के डीमर्जर का ऐलान किया था। इस डीमर्जर स्कीम के तहत आईटीसी होटल्स में आईटीसी की 40% हिस्सेदारी होगी। आईटीसी शेयर होल्डर्स के पास बाकी बचे 60% हिस्सेदारी होगी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों को इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का पता लगाने में मदद करने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी में है। इस प्लेटफॉर्म का नाम मित्रा यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट होगा। जो निवेशक अपने म्यूचुअल फंड को भूल गए हैं वो मित्रा नामक सर्विस की मदद से अपने खोए इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर पाएंगे। दरअसल कई लोगों ने फिजिकल रूप से निवेश किया है और केवाईसी पूरा नहीं है या निवेशक की पर्सनल जानकारी पुरानी है। ऐसे लोगों को अपनी निवेश की जानकारी हासिल करने में दिक्कत होती है। अब इस प्लेटफॉर्म से वो आसानी से अपना निवेश ट्रैक कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एम्फी जल्द ही शेयरों का रीक्लासिफिकेशन कर सकता है। नुवामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में शेयरों की नई कैटेगरी का ऐलान हो सकता है। एम्फी फरवरी से जुलाई तक के लिए नई लिस्ट का ऐलान कर सकती है। नुवामा का कहना है कि लार्ज कैप कंपनी के लिए कट ऑफ 84,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी ही लार्ज कैप मानी जाएगी। मिड कैप के लिए कट ऑफ 27,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 32,900 करोड़ रुपए हो सकता है। रीक्लासिफिकेशन के बाद सीजी पावर, आरबीएनएल, पॉलीकैब, क्यूमिंस के मिड कैप से लार्ज कैप में एंट्री हो सकती है। मारुति सुजुकी ने कैलेंडर ईयर 2024 में रिकॉर्ड गाड़ियों का प्रोडक्शन किया है। इस साल कंपनी ने कुल 20 लाख गाड़ियां बनाई हैं। इसी के साथ मारुति सुजुकी ये मुकाम हासिल करने वाली पहली कंपनी बन गई है। 20 लाख वाहनों में से लगभग 60% हरियाणा में और 40% गुजरात में बनाए गए हैं। मारुति सुजुकी इंडिया के सीईओ और एमडी हिसाशी ताकेउची ने कहा कि प्रोडक्शन का आंकड़ा 20 लाख यूनिट्स तक पहुंचना भारत की मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता को दिखाता है। भारत में कुल पैसेंजर व्हीकल्स में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी लगभग 40% है। कंपनी दुनिया भर के लगभग 100 देशों को 17 मॉडल एक्सपोर्ट करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में गिरावट अस्थायी है। लोकसभा में वित्त मंत्री ने कहा कि जल्द ही इकोनॉमी में सुधार देखने को मिलेगा और अगली तिमाही में ग्रोथ दिखने लगेगी। लोकसभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर बहस का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार खाद्य महंगाई के बेहतर प्रबंधन को लेकर प्रतिबद्ध है।